को प्रिवेंट करने के लिए जो हम स्ट्रेटेजीज वगैरह हैं, उसकी क्या है कि जो है ना मतलब बात करेंगे। जैसे क्या है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि आपको बीमारी लगे इससे अच्छा ये है कि आप बीमारी ही क्या है कि ना लगने दो, तो वो तो अच्छी बात है। जैसे क्या है कि सपोज आपको कोई बीमारी लग रही है, ठीक है, जैसे कहते थे ना कि भाई कोरोना की जो है ना, कोरोना से जो है ना मतलब लोग ठीक तो हो रहे थे, लेकिन इससे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप उस अपने आप को कोरोना ही क्या है कि ना होने दो। तो हम क्या है कि डिजीज को प्रिवेंट करने की स्ट्रेटेजीज की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। तो क्या है कि अगर एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है कि फिश रियरिंग का, कि आपको एक हेल्दी फिश पॉपुलेशन को मेंटेन करना है, कि अगर आपको अपने तालाब में एक हेल्दी फिश पॉपुलेशन मेंटेन करनी है तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता था कि आपको एक तो ऑप्टिमल फीडिंग करानी है, कि आपको जो खाना उसको दे रहे हो ना तो ज्यादा खाना देना है ना ज्यादा कम खाना देना है। अगर ज्यादा दोगे तो जो है ना वेस्ट जाएगा, और एक तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेस के लिए क्या है कि आपका रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो अगर आप क्या है कि अगर एक अच्छी जो है ना मतलब पॉपुलेशन जो है ना मतलब मेंटेन करना चाह रहे हो, तो वो ग्रो ही भी करे, और नॉर्मली क्या है कि आपकी जो फिश पॉपुलेशन है वो क्या है कि नॉर्मली क्या है कि आपका फंक्शन करता रहे। ठीक है, तो ये सब को अचीव करने के लिए क्या है कि आपको स्ट्रेस को मैनेज करना क्या है कि आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेस को आप प्रिवेंट करो, और अगर सपोज कोई स्ट्रेस हो भी रहा है तो उसको क्या है कि आप मिनिमाइज करो कल्चर एनवायरनमेंट में। आप डिजीज के आने के चांसेस को तभी रोक सकते हो जब आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट करना क्या है कि सीख लिया। इस क्या है कि आपका स्ट्रेस क्या है कि आपका प्राइमरी फैक्टर होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है डिजीज के लिए। अब जब फिश आपकी स्ट्रेस में होती है तो आपकी जो फिश है वो ससेप्टेबल होती है वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेस के लिए। ठीक है, तो क्या है कि आपकी जो फिश है वो हेल्दी पॉपुलेशन क्या है कि आपके कंप्लीट हो जाती है बाय इंडिविजुअली कलेक्टिंग मैनेजिंग एनवायरमेंटल क्वालिटी फैक्टर एज नियर टू ऑप्टिमम फॉर फिश एज ए पॉसिबल इसेंशियल विद इन द रेंज ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, तो ये क्या है कि आपका हुआ। अब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो आप मैनेज करके चलते हो, जैसे वाटर सोर्सेस की क्या है कि जो है ना हम बात करते हैं कि एक तालाब का पानी दूसरे तालाब में जब एंटर करता है, तो सपोज पहले तालाब जिससे पानी दूसरे तालाब में एंटर किया उसमें अगर कोई डिजीज आपकी लग रही होगी, तो उसके चांसेस होते हैं कि दूसरे तालाब में क्या है कि आपकी वो ट्रांसफर्ड हो जाए। तो सबसे पहले क्या है कि हम जो सोर्स है वाटर का फिश रियरिंग फैसिलिटीज में, वो इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट होता है आपका फिश डिजीज प्रिवेंशन में, कि आपका अगर वाटर ही क्या है कि डिजीज से कंटेमिनेटेड है तो फिश को तो वो क्या है कि वो आपका कंटेमिनेट क्या है कि आपका करेगा। तो जो सोर्सेज होते हैं आपके वाटर के, जैसे रेन वाटर है या फिर रिवर का वाटर है या फिर इरिगेशन कैनाल का वाटर है, और कभी कभी क्या है कि आपका ग्राउंड वाटर भी क्या है कि आपका होता है। जैसे डायरेक्ट रेन वाटर क्या है कि आपका ऑलवेज क्या है कि आपका आइडल होता है फॉर रियरिंग। मतलब क्या है कि अगर कोई रेनफॉल से एसिडिक रेन को छोड़िएगा, अगर रेन वाटर है तो वो क्या है कि आपका आइडल माना जाता है आपका रियरिंग के लिए। लेकिन जो आपका इरिगेशन वाटर है वो क्या है कि आपका हमेशा क्या है कि आपका आइडल नहीं होता है। ठीक है, और क्या है कि उसमें क्या है कि आपके चांसेस होते हैं कि आपके जो पैथोजेंस है वो लॉन्ग डिस्टेंस को क्या है कि आपके ट्रांसफर करें बिफोर एंट्री इनटू द पॉन्ड्स। तो आपके पॉन्ड्स में एंट्री होने से पहले वो लॉन्ग डिस्टेंस को क्या है कि आपका ट्रांसपोर्ट करके क्या है कि आपके लाए। ठीक है, तो जब आपकी सपोज कोई रिवर है, वो किसी रिवर से सपोज आप कोई पानी क्या है कि टेकन कर रहे हो, ठीक है, तो जो आपकी वाटर क्वालिटी होती है वो क्या है कि आपकी आइडल नहीं होती। अगर सपोज कोई आप अगर रिवर से ले रहे हो तो हर जो है ना जगह पे कहा जाता है कि अगर आप रिवर रिजर्व है या फिर कोई भी आप बड़ी वाटर सोर्सेज से क्या है कि आप वाटर ले रहे हो, तो उसमें आपको जो है ना उसको चेक करते रहना चाहिए, या फिर उसको फिल्टर करके क्या है कि आपको जो है ना मतलब लेना चाहिए। क्योंकि रिवर में ऐसा होता है कि बहुत सारी रिवर्स में क्या है कि आपकी जब सपोज कोई रिवर एक सपोज फ्लो हो रही है, या फिर कोई रिवर की ट्रिब्यूटरीज मेजर रिवर की ट्रिब्यूटरीज फ्लो हो रही, तो उसके आसपास आपके बहुत सारे जो है ना मतलब रेसिडेंशियल एरियाज होंगे, जिससे क्या है कि आपका सीवेज उसमें क्या है कि आपका डंप्ड होगा, और उसके साथ साथ क्या है कि आपके पैथोजेंस वगैरह भी क्या है कि आपके डंप्ड होंगे। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्टिमम वाटर क्वालिटी जो है ना मतलब रियरिंग फैसिलिटीज की अगर मेंटेन करनी है, तो उसको पैथोजन से क्या है कि आपका फ्री करना है, इनकमिंग वाटर से क्या है कि आपका जो है ना मतलब फ्री करना है, और उसको क्या है कि आपका जो स्टोरेज कम फिल्टर टैंक है उसमें क्या है कि आपका चैनलाइज कर देना है। जब क्या है कि आपका जो है ना व्हेन कैन बी डन फॉर सेटिंग ऑफ ऑर्गेनिक लोड एंड किलिंग ऑफ पैथोजेंस। अब क्या है कि जब उसमें सपोज उस वाटर में जो आपका ऑर्गेनिक लोड है उसकी क्या है कि आपने सेटलिंग कर दी और पैथोजेंस को किल कर दिया, देन आप उस वाटर को क्या है कि आप यूज कीजिएगा फर्दर
फिश रियरिंग के लिए। जैसे सपोज क्या है कि आप किसी रिवर से क्या है कि वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, सपोज हैचरी पर्पस के लिए क्या है कि आप यूज कर, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो वाटर है उसको आप जो है ना पैथोजन से, ऑर्गेनिक लोड से क्या है कि आपका फ्री हो। पता लगा पैथोजन उसमें पहले से ऑलरेडी थे, ऑर्गेनिक लोड बहुत ज्यादा था, तो वो आपके जो एग की डेवलपमेंट की प्रोसेस है, ऑर्गेनिक लोड तो उसको हैम्पर्ड करेगा, और जैसे ही लार्वा बाहर आएगा वो डिजीज से कंटेमिनेटेड हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि आपका जो है ना जो हैचरी का नुकसान हो, उससे आप कहीं बच जाइएगा, कि आप जो है ना फिल्टर वाटर का क्या है कि इस्तेमाल कीजिएगा। नेक्स्ट, आप वाटर को डिसइंफेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो भैया जैसे क्या है कि वाटर को डिसइंफेक्ट, अगर आप जो आपके घर में वाटर आता है, जैसे क्या है कि कहीं कहीं पे क्या होगी, आपका ग्राउंड से वाटर नहीं निकलता है, जैसे देहरादून की सिटीज होगी, तो वहाँ पे क्या है कि आपका रिवर से, किसी रिजर्वोयर से, किसी लेक से, बहुत सारी जगह पे लेक से क्या है कि वाटर को जो है ना निकाल के यूज किया जाता है, तो लेक उसी में भी एंटर करता है, और फिर दोबारा क्या है कि लेक का पानी वही यूज करते हैं। तो उसमें क्लोरीनेशन की प्रोसेस है या फिर और अदर प्रोसेस होते हैं, जिससे क्या है कि आप जो है ना वाटर को क्या है कि क्लोरीनेट करके फिर करके आप यूज करते हो। लेकिन क्लोरीनेटेड वाटर क्या फिजिक्स में हम इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों, क्लोरीनेटेड वाटर? आ रही है बच्चों आप सभी लोगों को मेरी? बच्चों, बच्चों आवाज आ रही है मेरी? कट रहा है सर कैसे? आवाज। अच्छा, अभी आ रही है स्मृति मेरी आवाज बहन? जी स्मृति। हाँ सर अभी आ रही है अभी। हाँ, तो मैं एक सिचुएशन बता रहा था कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि जैसे आपको मध्य प्रदेश में वो है ना अपर लेक सिचुएटेड है, तो उस अपर लेक का इस्तेमाल, उस अपर इस लेक का इस्तेमाल इरिगेशन पर्पस, फिर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी क्या है कि आप इस्तेमाल करते हैं। तो आप ऐसे तो नहीं भाई लेक का पानी या फिर किसी का पानी आप मुंह में भर के पी लो, बीमार हो जाओगे, और ना ही आप पीने लायक रिवर का पानी रहा है। लेकिन बहुत सारी सिटीज क्या है कि उसी रिवर के पानी को फिल्टर करके क्या है कि आपका यूज करते हैं, तो फिल्टर में कई तरीके के फिल्टर्स क्या है कि आपके यूज हो जाते हैं। उसमें एक प्रोसेस होती है क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन क्या है कि आपका जो एक तरीके से वाटर के डिसइंफेक्शन में क्या है कि आपका काम आता है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्लोरीनेटेड वाटर का हम फिशरीज में इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? हम्म। हाँ, नो, क्योंकि जैसे क्या है कि एक बार जो है ना किसी ने जो है ना मतलब जो आपका वो आता है क्या बोलते हैं, जैसे सपोज आप कहीं मार्केट से एक्वेरियम खरीद के लेके आए और आपके पास फिल्टर वाटर आता है, तो वो क्लोरीनेटेड वाटर अगर आपने उसमें एक्वेरियम में डाला तो फिश की डेथ हो जाती है। वो आपका जो है ना अगर उसको आपको यूज करना है तो पहले उसको 2-4 बार गर्म कर लीजिएगा, देन ठंडा कीजिएगा, तब यूज कीजिएगा। ठीक है? तो वो क्या है कि आपका डिसइंफेक्टेंट फिर कैसे होगा? तो वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए क्या है कि आप महुआ ऑयल केक, महुआ ऑयल केक एज ए पीसीसाइड भी क्या है कि आपका इस्तेमाल होता है, और एज ए क्या है कि डिसइंफेक्टेंट भी क्या है कि आपका इस्तेमाल होता है। तो पॉन्ड में तो जो है ना आपको वाटर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, फिर जो पॉन्ड है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए लाइम इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? और आपका क्या है कि वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए क्या है कि आप महुआ ऑयल केक का क्या है कि इस्तेमाल करते हो, जो आपका एज ए फिशरीज इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसको याद रखना है कि महुआ ऑयल केक क्या है कि आपका डिसइंफेक्टेंट का भी काम करता है, ये पॉइंट ध्यान रख लो। अब क्योंकि महुआ ऑयल केक एज ए पेस्टिसाइड है, मतलब फिश को किल करने के लिए हम यूज कर रहे थे, और एज ए ऑर्गेनिक मैन्योर भी यूज हो रहा था। आज तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि महुआ ऑयल केक एज ए डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर जो यूज हो रहा है फिशरीज में, उसकी तरह पे क्या है कि आपका यूज होता है। तो आपका जो महुआ ऑयल केक है वो वाइल्ड फिश स्पीसीज को भी किल करता है, मोलस्क को किल करता है, टेडपोल्स को, फ्रॉग को, और क्या है कि आपका अ, उसी समय पे क्या है कि आपका पॉन्ड को डिसइंफेक्ट भी करता है, और आपका जो है ना वाटर और सोयल को फर्टिलाइज भी क्या है कि आपका काम करता है। तो तीन फंक्शंस क्या है कि आपके महुआ ऑयल के क्या है कि आपके होते हैं। अब डिस इन्फेक्शन ऑफ अप्लायंसेस, अप्लायंसेस का भी डिसइंफेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं बताऊं कि जैसे मैंने कहा कि एक तालाब का पानी दूसरी तालाब में चला जाएगा तो फिश को बीमारी क्या है कि आपके लग जाएगी। अब जो है ना मैंने किसान को ये बोल दिया,
अब उसने कहा कि यार पहले तो उसकी जो है ना तालाब में मछलियां को बीमारी लग रही थी, साले ने मुझे ऐसा लगता है कि जो है ना एक मछली जो है ना मेरे तालाब में डाल दी, इस वजह से मेरे तालाब को भी बीमारी लगी, क्योंकि वाटर का कनेक्शन तो है ही नहीं दूर से दूर तक, उसका तालाब 1 किलोमीटर दूर है, तो कैसे जो है ना ट्रांसफर हो गया। लेकिन आपने क्या काम कर दिया, आपके जो एक तरीके से जो आपके वो थे, क्या बोला था मैं उसको, जो क्या था यार उसका, जो आप इक्विपमेंट यूज कर रहे थे, सपोज आप नेट यूज कर रहे थे, तो आप नेट उससे उधार मांग के लेके आ गए, और वो नेट क्या है कि आपका डिसइंफेक्ट नेट नहीं था, वो आपके क्या है कि तालाब में जो है ना आपने इसको यूज कर लिया और उसने वो डिसइंफेक्ट नहीं किया था, तो आपके तालाब को भी क्या है कि वो कंटेमिनेट कर देगा। तो क्या है कि जो आप अप्लायंसेस उसमें यूज कर रहे हो, उसका भी डिसइंफेक्ट करना क्या है कि आपका जरूरी होता है। जैसे फिशिंग अप्लायंसेस कौन कौन से होते हैं, नेट होता है, बकेट होता है, हापा होता है, ठीक है, तो ये भी एक तरीके से पैथोजेंस के कैरियर का क्या है कि आपका काम करते हैं, और ये एक वाटर बॉडी से दूसरी वाटर बॉडी में क्या है कि आपका ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसमिशन जो है पैथोजेंस का, इसको प्रिवेंट करने के लिए आपका डिसइंफेक्ट और ड्राइड बिफोर यूज, तो आप उसको डिसइंफेक्ट कीजिएगा एंड देन उसको ड्राइड कीजिएगा यूज से पहले। तो ठीक है, तो ड्यूरिंग फिश आउटब्रेक दिस अप्लायंसेस शुड बी डिसइंफेक्टेड विद 2 mg पर लीटर ब्लीचिंग पाउडर बिफोर यूज, ठीक है। तो अगर क्या है कि आपको डिजीज के आउटब्रेक को प्रिवेंट करना है, तो ये जो आपके अप्लायंसेस हैं उनको 2 mg पर लीटर के हिसाब से जो है ना डिसइंफेक्ट कीजिएगा। तो आप उसमें उसके लिए क्लोरीन भी इस्तेमाल कर सकते हो डिसइंफेक्ट करने के लिए। एंड जो आपके वो होते हैं नेट, उनको धूप में सुखाना चाहिए या फिर छाया में सुखाना चाहिए बच्चों? सर छाव में। छाया में सुखाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि आप जो है ना 2 mg पर लीटर ब्लीचिंग पाउडर भी क्या है कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे ब्लीचिंग पाउडर का ही क्या है कि इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ब्लीचिंग पाउडर अवेलेबल ना हो तो भाई पोटेशियम परमंगनेट भी क्या है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन फिश का भी डिसइंफेक्टेंट करते हैं। जैसे जब आप सैंपलिंग करते हो, आप वेट लेंथ वगैरह जो है ना मतलब आप पता करते हो, तो सैंपलिंग के दौरान जो है ना जो आपकी फिशेज है जिसमें आपको चांसेस लग रहे हैं कि इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो उसको डिसइंफेक्ट, क्या है कि सभी फिशेस को भी डिसइंफेक्ट कर लो तो अच्छा ही है, ठीक है। तो बार ट्रीटमेंट क्या है कि ये जनरली एक रूटीन प्रोसीजर होता है बिफोर स्टॉकिंग इन पॉन्ड और ड्यूरिंग सैंपल नेटिंग, स्टॉकिंग से पहले। एंड जब आप नेटिंग सैंपल क्या है कि जो है ना मतलब कर रहे हैं, तो उसमें जो आपके केमिकल यूज होते हैं वो 2 से 3% आपका सोडियम क्लोराइड और आपका 20 mg पर लीटर आपका पोटेशियम परमैंगनेट क्या है कि आपका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो स्टॉक ऑफ फिश, हाई स्टॉकिंग डेंसिटी ऑफ फिश फ्रीक्वेंटली एज ए प्री डिपोजिंग फैक्टर फॉर डिजीज आउटब्रेक, ठीक है। कि आपकी जो हाई स्टॉकिंग डेंसिटी है फिश की फ्रीक्वेंटली क्या है कि आपकी एक्ट करती है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, जो आपके डिजीज आउटब्रेक के लिए क्या है कि आपका होता है, ठीक है। तो स्टोकिंग बियॉन्ड ऑप्टिमम लेवल एक्सट्रैक्ट अंडर प्रेशर ऑन द स्पेस फूड एंड ऑक्सीजन अवेलेबल इन द हैबिटेट देयर बाय क्रिएटिंग स्ट्रेस टू द फिश। क्या है कि आपकी जो है ना अगर आपने ओवर स्टोकिंग कर दी, जैसे क्या है कि आपकी एक स्टोकिंग डेंसिटी जो है ना मतलब सबकी सेट होती है ना अकॉर्डिंग टू देयर कैरिंग कैपेसिटी, और कैरिंग कैपेसिटी से अगर आप बियॉन्ड जाओगे, तो कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है कि एक तालाब की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है एक फिश पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए, अगर आप उससे ज्यादा जाओगे तो ओवर स्टॉकिंग होगी, और ओवर स्टॉकिंग के होने की वजह से आपके बहुत सारी प्रॉब्लम क्या है कि काज हो जाएगी, और मेजर प्रॉब्लम तो फिश स्ट्रेस में आएगी, और डिजीज आउटब्रेक होने के क्या है कि आपके चांसेस क्या है कि आपके होंगे, ठीक है। तो क्या है कि अगर आपकी क्राउडिंग होगी फिशेस की एक इकोसिस्टम में, तो आपका जो ट्रांसमिशन होगा डिजीज का बैक्टीरियल, प्रोटोजोन, मोनोजेनेटिक, टर्मोटाइट और क्रस्टियन पैरासाइट का एक फिश से दूसरी फिश में आपका इजिली होगा या फिर आपका फास्टली होगा। जैसे क्या है, सपोज कोरोना हो रहा था, तो कोरोना में घर में आपको लोगों को इसलिए बंद किया गया था कि आप एक दूसरे के कांटेक्ट में ना हो। अगर आप बाजार में या फिर स्कूल में कॉलेजेस में जाओगे तो वहां पे क्राउडिंग प्लेसेस क्या है कि थे, तो एक दूसरे का कांटेक्ट क्या है के चांसेस आपके ज्यादा थे। तो इसी तरीके से क्या है कि आपका फिजिक्स में क्या है कि आपका होता है। नेक्स्ट क्या है कि एडुकेट फूड, तो आपकी जो ऑप्टिमम अमाउंट है फूड की वो क्या है कि आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए इकोसिस्टम में एक फिश पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए। अगर क्या है इफ नेचुरल फीड इज नॉट सफिशिएंट, अगर क्या है कि नेचुरल फूड क्या है कि सफिशिएंट नहीं है, तो उसको आप जो है ना सप्लीमेंट करो एक अच्छी क्वालिटी और एक अच्छी क्वांटिटी जो है आपकी फूड की, वो जो है ना उसको कराइएगा। अगर खराब क्वालिटी का खाना आप दे रहे हो, जैसे क्या है कि वही एक बीमारी होती है ना जो टॉक्सिन्स होती है एस्परगिलस फ्लेवस जो आपकी फंगी है, अगर ये आपके खाने में लग गई है फिश के फीड में, तो आपके कौन सा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है एस्परगिलस फ्लेवस?
मैंने जैसे बोलते हैं ना, कान इधर से पकड़ना था तो मैंने उधर, हाँ, एफ्लाटॉक्सिन्स जो है ना आपका प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो उसका क्या है कि जो है ना क्या है कि मतलब एक सिचुएशन बता रहा हूँ, तो आप अच्छी क्वालिटी का जो है ना क्या है कि फूड उसको अप्लाई कीजिएगा। और अगर उसमें तालाब में अगर नेचुरल फूड आपका सफिशिएंट नहीं है, तो आप उसको सप्लीमेंट्री फूड भी क्या है कि आप अवेलेबल कराइएगा, जो गुड क्वालिटी का और अच्छी क्वांटिटी का क्या है कि आपका फूड क्या है कि आपका हो। अब जो नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ यंग एंड ब्रूड फिश, क्या है कि आपका जो यंग एंड ब्रूड फिश है उसका सेपरेशन क्या है कि आप कीजिएगा। तो आपके जो एडल्ट और ब्रूड फिश है वो एक तरीके से सर्व करते हैं एज ए कैरियर फॉर वेरियस पैथोजन विदाउट एग्जामिंग आउटवर्ड सिम्टम्स। मतलब क्या है कि आपके जो एडल्ट्स होते हैं या फिर जो ब्रूड फिशेज होते हैं वो एक तरीके से कैरियर का क्या है कि आपका सर्व करते हैं बहुत सारे पैथोजेंस के लिए। ठीक है, और वो आउटवर्ड सिंड्रोम सिम्टम्स क्या है कि आपका एग्जिबिट क्या है कि वो जो है ना मतलब करते हैं कि एडल्ट एंड ब्रूड फिश ऑफन सर्व एज ए कैरियर फॉर वेरियस पैथोजन। आपकी जो एडल्ट और ब्रूड फिश है वो एक तरीके से कैरियर का क्या है कि आपका की तरह काम करते हैं बहुत सारे पैथोजेंस के लिए। और वो क्या है कि आपका आउटवर्ड सिम्टम्स क्या है कि आपका एग्जिबिट करती है। मतलब ऐसा होता है कि वो बहुत सारे पैथोजेंस का कैरियर्स का काम करेगी लेकिन उनकी बॉडी पे कोई सिम्टम्स नहीं दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि आपकी बहुत सारी एडल्ट और बहुत सारी ब्रोड फिशेस क्या है कि आपके फिश पैथोजेंस का कैरियर का काम करेगी। कैरियर का मतलब ये होता है कि वो जो है ना पैथोजन अपने अंदर रखेंगी और दूसरों को ट्रांसफर करती रहेंगी, लेकिन उनके ऊपर कोई ऊपर से कोई सिम्टम्स क्या है कि आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, और कभी कभी तो क्या है कि सर्वाइवर्स ऑफ प्रीवियस इपोजेटिक ड्यू टू बिल्ड अप इम्यूनिटी। ठीक है, तो उनके अंदर इस तरीके की इम्यूनिटी आ जाती है कि वो जो है ना एक इम्यूनिटी आ जाती है। और एडल्ट और ब्रोड स्टॉक को तो अच्छा खाना देते हैं। ठीक है, एडल्ट को तो नहीं देते हैं, चलो अच्छा खाना, ब्रोड स्टॉक को तो देते हैं ब्रोडर्स को, तो उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। और एडल्ट क्या है कि अपने एडवांस स्टेज में होते हैं तो उनको बीमारी कम लगती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चांस बताऊं मैं, छोटे बच्चों को ठंड जल्दी लग जाती है, बड़े बच्चों को ठंड जल्दी नहीं लगती है, तो वही क्या है कि आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो आपके क्या है कि बहुत सारी फिशेस क्या है कि आपकी सरवाइव कर जाती हैं। ठीक है, लेकिन उनके साथ क्या है कि आपका पैथोजन हमेशा रहता है। तो वो क्या है कि अपनी जो सरवाइव करी वो तो उन्होंने इम्यूनिटी बिल्ड अप कर ली, क्योंकि इसमें यहाँ पे जुवेनाइल्स को नहीं लिखा गया ना, क्योंकि जब अर्ली स्टेजेस में आपका फिश का सीड होता है या फिर फिश का लार्वा होता है, उसके अंदर बहुत सारे जो है ना मतलब चीज इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, बस एक इम्यूनिटी होती है जिसको उससे मदर से मिला हुआ हो। बाकी जो इम्यूनिटी वो डेवलप करता है वो एज के एडवांसेस के साथ क्या है कि आपकी इम्यूनिटी क्या है कि आपकी डेवलप करता है। ठीक है, तो ये क्या है कि आपका होगा। ठीक है, तो ऑफन spawners after breeding are kept with frail fingernail due to paucity of pond where chance of transfer of pathogen to young ones occurs। तो इस ओफन स्पाउनर इस ब्रीडिंग के बाद क्या है कि आपके जो फ्राई या फिर जो जुवेनाइल्स हैं उनको जो है ना, जैसे कहा जाता है ना कि जैसे क्या है कि आपका फर्टिलाइजेशन ओक्यर हो जाए, मतलब मिल्ट और आपके जो एग हैं वो आपस में क्या है कि आपके फर्टिलाइज हो जाए, तो आपको तुरंत जो है ना उनको अलग कर देना चाहिए। किसको? आपके जो है ना ब्रूडर्स को। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हो सकता है उन ब्रूडर्स के साथ कोई पैथोजन जुड़ा हो और आपको कोई सिम्टम्स दिख ना रहा हो, लेकिन वो पैथोजन जब वाटर में आ जाएगा और वो उसको जो है ना क्या है कि आपका नुकसान पहुंचा दे, तो इसलिए कहा जाता है कि आप उसको तुरंत ही क्या है कि आप जो है ना अलग कर दो। नेक्स्ट क्या है कि एंट्री ऑफ वाइल्ड फिश, कि आपकी वाइल्ड फिश की क्या है कि आपकी एंट्री हो। ठीक है, तो जो वाइल्ड फिश है वो क्या है कि आपके बहुत सारे पैथोजेंस का क्या है कि आपका कैरियर होती है विच डू नॉट मैनिफेस्ट इन सीरियस आउटब्रेक इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जो वाइल्ड फिश है वो क्या है कि आपका कैरियर कई सारे पैथोजेंस का क्या है कि आपका कैरियर्स का काम करती है। वो क्या है कि विच डू नॉट मैनिफेस्ट इन सीरियस डिजीज आउटब्रेक इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो वो क्या है कि कोई सीरियस डिजीज आउटब्रेक जो होता है नेचुरल एनवायरनमेंट में उसमें क्या है कि वो आपकी मैनिफेस्ट नहीं होती है। तो आपकी जो वाइल्ड फिशेज है when they are brought and reared in confined water area, तो आपकी जो वाइल्ड फिश है जब वो क्या है कि आपकी ब्राउट होती है या फिर कंफाइंड एरिया में क्या है कि आपकी रियर्ड की जाती है, तो उनकी आपकी जो स्टॉकिंग डेंसिटी होती है वो आपकी हाइयर होती है और एक तरीके का डिजीज आउटब्रेक क्या है कि आपका हो जाता है। ठीक है, तो आपके जो पैरासाइट्स हैं वो क्या है कि आपके डिजीज आउटब्रेक कर देते हैं और वो आपकी जो है ना जो पैरासाइट्स की जो लाइफ साइकिल्स है या फिर जो कोपीपोड्स पैरासाइट्स है उसको क्या है कि वो आपका कंप्लीट कर देते हैं। तो आपका क्या है कि एक तरीके से ये सोचिएगा कि जैसे कहा जाता है ना कि एक्सोटिक फिश का इंट्रोडक्शन क्या है कि आपका एक्से नहीं होता, उसके लिए क्या है कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, क्योंकि जब एक्सोटिक फिश कहीं नए एनवायरनमेंट में आती है तो वहाँ पे ऐसा भी होता है कि बहुत सारे पैथोजेंस को क्या है कि आपका साथ लाए जो वहाँ की जो नेटिव स्पीसीज है उसके लिए क्या है कि वो नुकसानदेह हो।
ठीक है? तो ये है। अब आपके हार्मफुल एसोसिएटेड ऑर्गेनिज्म की क्या है कि जो है ना मतलब बात करेंगे तो दे आर द इंटरमीडिएट और कैरी ऑफ वेरियस सीरियस पैथोजन। फिश क्या है, बहुत सारे सीरियस पैथोजेंस के लिए क्या है कि आपका इंटरमीडिएट होस्ट या फिर कैरियर्स का क्या है कि आपका काम करती है। ऐसे स्नेल्स, कोपीपोड और बर्ड सर्व एज ए इंटरमीडिएट और डेफिनेट होस्ट ऑफ वेरियस डायजेनेट टर्मेटोड्स एंड सीस्टोड टेरोडा। ठीक है? तो आपके जो स्नेल्स है, कॉपीपोड्स है या फिर जो बर्ड्स है, ये एक तरीके से इंटरमीडिएट या फिर डेफिनिस्ट होस्ट का जो है ना बहुत सारी डाइजेनेटिक टर्मिटोड्स और सीटोड डिजीज होती है, उसके लिए क्या है कि आपका काम करती है। जो आपकी जो आर्गुलस स्पीसीज है, वो रिपोर्टेड की गई है कि ये जो है ना मतलब वेक्टर होती है बहुत सारे पैथोजेंस के लिए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे रैंकिंग की। तो दिस मेथड ऑफ हैंगिंग सम वेट इन ए रोप एंड ड्रैगिंग इट फ्रॉम वन साइड ऑफ द वाटर टू द अदर एंश्योर एगिएशन ऑफ द बॉटम मैक। मतलब क्या है कि इसको इस तरीके से समझिएगा। जैसे मैं बताता हूँ, आपका तालाब है, आप एक रस्सी लीजिएगा, काफी लंबी रस्सी लीजिएगा, ठीक है? और रस्सी में क्या है कि जो है ना जैसे नेट चलाते हैं ना, नेट, तो रस्सी में क्या है कि आप बॉटम में क्या है कि जो रस्सी को बॉटम में डालिएगा और बॉटम उस रस्सी के साथ साथ क्या है कि दो तीन पत्थर डाल दीजिएगा और उसको ड्रैग करिएगा। जैसे ड्रैग करते हो ना, जब ड्रैग नेट का इस्तेमाल करते हो हार्वेस्टिंग के लिए फिश की, तो इस तरीके से रस्सी को ड्रैग कीजिएगा। ठीक है? तो क्या है कि आपका जो बॉटम मक है उसमें क्या है कि आपका एगेशन क्या है कि आपका हो जाएगा। तो आपकी एब्योसियस गैसेस जैसे अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन क्या है कि आपकी रिलीज हो जाएंगी और बबल्स क्या है कि आपके ऊपर आने लगेंगे। तो जैसे गैस बबल डिजीज में भी तो ऐसे ही हो रहा था। आपकी जो बबल्स हैं वो क्या है कि आपका जो ज्यादा खाना जो सड़ रहा था उससे गैसेस, हार्मफुल गैसेस बनी और वो आपके एनवायरनमेंट में चली गई। तो जब वो ऊपर की तरफ जा रही थी, किसने उसको प्लैंक्टन समझ के क्या है कि आपका खा लिया। ठीक है? तो ये है। अब इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक फिशेज। तो बहुत सारी इंट्रोड्यूस फिश को क्या है कि आपका इंट्रोड्यूस किया गया है आपकी कंट्री में, और वो कई सारे पैथोजन से क्या है कि आपके इन्फेक्टेड होती हैं। तो इंडिया में क्या है कि इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस एक्सोटिक फिशेज क्यों लेके आए हैं, कल्चर के लिए लेके आए हैं, फिर ऑर्नामेंटल फिशेज के लिए लेके आए हैं। ठीक है? तो कुछ तो क्या है कि आपकी रिस्ट्रिक्शन में आई, कुछ क्या है कि आपकी क्वारंटीन होके आ गई, और कुछ क्या है कि ऐसी ही क्या है कि आपकी ट्रांसफर्ड होके आ गई। तो जो ऐसी ही क्या है कि आपके ट्रांसफर्ड होके आई, उसने डिजीज आउटब्रेक क्या है कि आपका क्या है। जैसे जो आपकी वो थी ना, क्लैरिस गैरीपाइनस, उसको पता है कैसे आई थी वो यहाँ पे? वो एक्चुअली में बांग्लादेश में आई थी, और बांग्लादेश के लोगों ने चोरी छुपा, मतलब कोई गया हुआ इंडिया का बांग्लादेश, चोरी छुपा वेस्ट बंगाल में आ गया, वेस्ट बंगाल ने तो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब मैं ये नहीं कह रहा वेस्ट बंगाल वालों की बेइज्जती कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि मतलब उसका जो इंट्रोडक्शन हुआ है वो ऐसे ही हुआ है। वो एक्चुअली में बांग्लादेश में थी, बांग्लादेश में कैसे आई मुझे नहीं पता, लेकिन वो आई बांग्लादेश से थी। अब भाई वेस्ट बंगाल तो क्या है कि आपका हाई नंबर वन पे ही है फिश सीड प्रोड्यूसिंग में। और चलो अभी तो बहुत सारे स्टेट क्या है कि आपका फिश सीड को क्या है कि प्रोड्यूस करने लग गए हैं, लेकिन क्या है कि जो है ना मतलब पहले तो यही होता था कि भाई, क्योंकि बांग्ला बंद, मन्नू तेली सब वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। ठीक है? तो आपका क्या है, और फिर क्या है कि जब भाई एक जगह पे किसी चीज का बिजनेस होता है ना, तो वहां पे नई नई टेक्निक सबसे पहले अगर आती है, तो नई टेक्निक्स को वहीं पे क्या है कि यूज किया जाता है। ठीक है? तो तभी तो ऑर्नामेंटल फिश प्रोड्यूसिंग में क्या है कि वेस्ट बंगाल आपका जो स्टेट है सबसे ज्यादा हाइयर है। और वो जितनी भी एक्वेरियम की शॉप्स होती हैं, अगर वो कहीं से भी सीड मंगा रहा होगा, लेकिन ये जरूर कहेगा कि मेरा बंगाल से क्या है कि जो है ना एक्वेरियम की फिशेज वगैरह क्या है ये आपकी आती है। ठीक है? तो ये है। अब सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। तो रिपोर्ट ऑफ इंसिडेंस इन फिश मोर्टेलिटी दैट ओकर इन आवर बॉडीज आर वाटर बॉडीज आर लेस। कि आपकी जो फिश मोर्टेलिटी के जो इंसिडेंस है जो आपके हमारी बॉडी में होते हैं वो लेस होते हैं। जो आपकी है रीजन जो है इनएडुकेट, क्योंकि रीजन जो है कि आपको ऐसा लगता है कि मतलब हमें तो ऐसा लगता है कि जो मछलियां जो तालाब में मर रही हैं वो बड़ी कम है, वो बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में, लेकिन उनकी रिपोर्टिंग क्या है कि आपकी नहीं हो पाती, क्योंकि रिपोर्टिंग नहीं हो पाती। और फिर अगर वो हो रही है तो एक तरीके से उनका जो मेन रीजन है फिश हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है कि आपकी कंट्री में क्या है कि अभी फुल्ली क्या है कि आपका स्टेब्लिश नहीं हुआ है। क्योंकि मैं अगर सिचुएशन बताऊं ना, तो फिशरीज का जो सेक्टर है वो एक तरीके से अच्छा प्रोडक्शन पोटेंशियल है। मतलब अभी हम फिशरीज में क्या है कि बहुत अच्छा कर सकते हैं, इवन हम चाइना को भी पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ी गवर्नमेंट की पॉलिसी है। जैसे क्या है कि बहुत सारे स्टेट फिशरीज में क्या है कि आपका अच्छा कर रहे हैं, लाइक उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में क्या है कि आपका जो है ना कोल्ड वाटर फिशरीज, मतलब डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज यहीं पे ही है भीमताल पे। लेकिन आप अगर देखोगे कोल्ड वाटर के ग्राफ को, तो कोल्ड वाटर में सबसे पीछे उत्तराखंड चल रहा है।
उसका जो मेजर रीजन है वो यहाँ के जो है ना मतलब लोग है, क्योंकि यहाँ की इस तरह की जो है ना मतलब चीजें हैं कि भाई जो मतलब है यहाँ फिशरीज के लोगों को मौका नहीं दिया जाता है, या फिर फिशरीज के लोग खुद भी कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो इस वजह से क्या है कि पीछे है। लेकिन गवर्नमेंट ने तो भाई पैसा एक बार खर्च कर दिया। अब गवर्नमेंट में क्या है कि भाई एक बार पैसा आता है तो सब जगह बढ़ जाता है। तो वही चीजें है। लेकिन क्या है कि अगर हम सही तरीके से क्या है कि मॉनिटरिंग करें, जैसे क्या है कि बहुत सारे पहाड़ के जो लोग हैं उनको पता है कि ट्राउट भाई 500-600 किलो 1,000 रुपए किलो क्या है कि बिकती है। अगर 3 किलो 1,000 रुपए किलो बिकती है, अगर हमने 2 या ढाई साल में उसको 1 किलो 1.5 किलो की बेच भी दिया, ठीक है, और पानी वहां पे जो है ना मतलब पानी जो है ना मतलब स्प्रिंग सोर्सेज से इजिली क्या है कि आपका वहाँ अवेलेबल हो जाता है। तो एक अच्छा जो है ना बिजनेस है वहाँ पे ना फिश फार्मिंग का। लेकिन बस यही है, लोगों को पता ही नहीं है कि भाई ट्राउट फार्मिंग भी यहाँ पे क्या है कि आपकी पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि उन्होंने ट्राउट्स के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं है। लेकिन वो मतलब फिशरीज के ऑफिसर हैं वहां पे, तो फिर वही दिक्कत है। तो मतलब गवर्नमेंट तो काम करना चाह रही, गवर्नमेंट तो पैसा अलॉट कर रही, गवर्नमेंट तो फिशरीज ऑफिसर को सैलरी दे रही है, लेकिन एक्चुअली में वो जो मतलब बीच में जो कंसंट्रेट है वो क्या है कि आपका मेजर इम्पैक्ट्स हैं। कि मतलब गवर्नमेंट तो क्या करती है कि भाई ऐसे तो कर नहीं रही कि भाई फिशरीज ऑफिसर को सैलरी नहीं दे रही तो फिशरीज ऑफिसर काम नहीं कर रहा है। बस क्या है कि जो है ना मतलब एक अच्छे वे में क्या है कि आपका काम नहीं हो रहा। तो इस वजह से क्या है कि आपका एक सीड अवेलेबल नहीं हो पाता। अगर सीड अवेलेबल भी हो गया तो भाई डिजीज मॉनिटरिंग नहीं हो पाती कि भाई कौन सी बीमारी लगी, किसान को पता ही नहीं लगा, किसान को पता ही नहीं है कौन सी बीमारी लगी, मेरी मछली किस बीमारी की वजह से मर रही है। वो तो उसके दिमाग में तो ये होता है कि कोई मेरी मछली को जहर दे रहा है, वो बस पड़ोसियों से लड़ाई करता रहेगा। तो ये है आपका। अब नेक्स्ट क्या है कि हम इसमें आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, 775। हाँ, 775 पेज नंबर के बाद आपका 776 पेज नंबर आएगा। तो अब हम माइक्रोबियल डिजीजेस की क्या है कि जो है ना मतलब बात करेंगे। जैसे प्रोटोन डिजीज की बात कर ली थी हमने, तो सबसे पहले हम जो बैक्टीरियल डिजीजेस फिशेस में होती है उन डिजीजेस को क्या है कि हम पढ़ना क्या है कि स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों आवाज आ रही है ना आप सभी लोगों को मेरी? जी सर। हाँ, ठीक है। तो लार्ज नंबर की डिजीज क्या है कि आपकी मछलियों को लगती है, जो बैक्टीरियल पैथोजेंस उसको क्या है कि आपका काउस करते हैं। अब ये जो डिजीजेस है ये नर्सरी रियरिंग और ग्राउट पॉन्ड में क्या है कि आपकी होती है, जो फिश फार्म को क्या है कि आपका सीरियस जो है ना नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। अब क्या है कि कभी कभी तो बीमारी लगती है, पूरे के पूरे मछलियों को ही मार देती है, कुछ नहीं बचता। मतलब मैंने कई कई किसान ऐसे देखे हैं कि वो फिशरीज से इतना मतलब परेशान हो गए थे कि उन्होंने तालाब में मिट्टी भरवा दी अपनी ना, मतलब खरीद के मिट्टी भरवाई है उन्होंने। मतलब फिशरीज अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड से कंपैरिजन करोगे और एक अच्छे सस्टेनेबल वे में करोगे तो आपको एग्रीकल्चर से दुगना प्राइस भी क्या है कि आप जो है ना जनरेट कर सकते हो। लेकिन वही है कि मतलब जो है ना रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, या फिर एक तरीके से क्या है कि अगर सारी चीज अवेलेबल भी हो गई तो फिर मछली की डिजीज पहचानना नहीं आ रहा है। अब उसने बेचारे ने कभी पढ़ी नहीं है मछली की डिजीज कैसे पहचानते हैं। जो यहाँ पे लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो कैसे क्या है कि आपका करेगा। तो इस वजह से क्या है कि भाई प्रोडक्शन बहुत सारे स्टेट्स में तो काफी अच्छा है। प्रोडक्शन उसी स्टेट में अच्छा है जहाँ पे फिशरीज के लोग लगे हुए हैं और वो फिशरीज पे अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप ऐसे स्टेट की बात करोगे ना जहाँ पे जो है ना मतलब फिशरीज के लोगों को प्रेफरेंस नहीं दी जाती, तो वहां पे क्या है कि प्रोडक्शन जो है ना बहुत कम है, और वहाँ की जो वाटर बॉडी है उसका अगर आप प्रोडक्शन पोटेंशियल देखोगे तो वो क्या है कि आपका काफी हायर है। तो सबसे पहले फिश डिजीज की अगर मैं बात करूँ तो है आपकी फिश बैक्टीरियल फिश डिजीज की। तो वैसे तो बैक्टीरियल फिश डिजीज जो इस बुक में है आपकी फिन एंड टेल रोट ड्रॉपसी, आई डिजीज, अल्सरेटिव डिजीज, कोलमनर डिजीज, एडवार्ड सियोलिसिस डिजीज एंड इपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम। ये यहाँ पे इन्होंने यूएस में भी क्या है कि आपका दी गया है। तो यूएस का जो काउजेटिव एजेंट होता है एफिनिफाइसिस इन्वेडेंस होता है, वो एक तरीके का फंगल होता है। लेकिन आपकी जो फिश यूरोपियन अल्सरेटिव सिंड्रोम से अफेक्टेड होगी वो कई सारे उसमें जो है ना बैक्टीरियल पैथोजेंस बैक्टीरियल जो है ना पॉपुलेशन भी क्या है कि आपको देखने के लिए मिलती है। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया नेमली एरोहाइड्रोइलोरोमनास फंगस। अभी क्या है फंगस भी क्या है कि आपका आइसोलेटेड होता है, जिसको आप एफिनिमाइसिस इन्वेडेंस कहते हैं। तो कई जगह पे सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन में दिया जाता है कि काउजेटिव एजेंट ऑफ यूएस इज आपका एफिनिमाइसिस इन्वेडेंस। इसको जरूर याद रखिएगा, और ये आपका 2019 में भी क्या है कि आपका क्वेश्चन आया था। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे फिन एंड टेल रोड डिजीज की।
तो आपकी जो फिन रोट एंड टेल रोट डिजीजेज है आपकी हैचरी, नर्सरी एंड ग्रो आउट पॉन्ड में क्या है कि आपकी जो है ना लगती है, और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज है इंडिया की। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपके टेल और जो फिन है वो नेक्रोज्ड हो जाते हैं, वो डिसकलर्ड हो जाते हैं आपका, और वो क्या है कि आपकी उनसे जो है ना स्किन भी क्या है कि आपकी छूटने लगती है अफेक्टेड एरिया में। तो इसका अगर काउजेटिव एजेंट्स की मैं बात करूं तो आपकी जो सीटोफेगा ग्रुप है बैक्टीरिया का, वो मिक्स्ड इन्फेक्शन करता है, या फिर आपके जो बैक्टीरिया लाइक एरोमोनास हाइड्रोफिला स्यूडोमोनास फ्लेविस सोरेंस, वो क्या है कि इस डिजीज को क्या है कि आपका काउज करते हैं। इसका जो कंट्रोल मेजर है वो क्या क्या है कि आपका कॉपर सल्फेट जो है ना 1 से 2 मिनट क्या है कि इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपका बीकेसी बेंजीन क्लोरी बेंजीन नो कोनियम क्लोराइड 1 से 2 ppm यूज होता है। या फिर क्या है कि आप जो है ना जहाँ पे आपके जो घाव है वहां पे क्या है कि आप स्वेबिंग कर दीजिएगा 1 से 10% इनएक्चुअर आयोडीन से, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से भी स्वेबिंग कर सकते हो, तो इस डिजीज से छुटकारा मिल जाएगा। और वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिएगा, स्टोकिंग डेंसिटी को रिड्यूस कीजिएगा, तो एक लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट होता है आपके डिजीज का। नेक्स्ट क्या है कि आपकी हम बात करेंगे ड्रॉपसी की। तो ड्रॉपसी क्या है कि आपकी फ्रिक्वेंटली एनकाउंटर्ड होती है आपकी कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम में विंटर सीजन के दौरान। ठीक है, तो आपकी जो आईएमसीज है वो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड ग्रुप है, बट ये जो आपकी डिजीज है ये क्या है कि आपकी कॉमन है एक्वेरियम फिशेज में। ठीक है, तो आपकी जो एपिडर्मिस है या फिर जो आपकी बॉडी कैविटी है वो फ्लूइड से स्केल से क्या है कि आपका जो है ना मतलब बढ़ जाता है, और एक तरीके का क्या है कि आपकी स्केल की प्रोट्रूडिंग होती है, आपका जो है ना एक्सो कैविटी में क्या है कि फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगता है। और इस डिजीज का जो कॉजेटिव एजेंट्स है वो आपका एरोमिनस हाइड्रोफिला है, और इस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए टेरामाइसिन का क्या है कि आपका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट डिजीज है आपकी, थर्ड डिजीज इज आपकी आई डिजीज। तो आई डिजीज का जो कॉजेटिव एजेंट है एरोमोनास लिक्यूफेंस है। ठीक है, और ये क्या है कि आपका जो आई होती है कतला रहू नैन की कतला रहू और सिल्वर कार्प की, उसको क्या है कि आपका अफेक्ट करती है। आपका जो कॉर्निया होता है आई का वो वस्कुलराइज्ड हो जाता है। जैसे वस्कुलराइज पता कब होता है, कैसे पहचान होगी वस्कुलाइज्ड कॉर्निया है, जैसे आपने कभी अपनी आंख देखी होगी ना, आपकी आंख लाल हो जाती है। ठीक है, और आपकी आंख दर्द करने लगती है। जब आपकी आंख लाल होती है ना, मतलब समझ रहे हो ना, कभी आपकी आंख में दर्द हुआ होगा तो आपकी आंख लाल हो जाती है। ठीक है, तो वो आपका जो कॉर्निया होता है उस टाइम पे वस्कुलाइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी कॉर्निया उसमें होता है, तो फिर दिखना भी बंद हो जाता है मछली को। और नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्रोसिस का मतलब होता है कंप्लीटली सेल का डेथ हो जाना। और मास मोर्टेलिटी भी क्या है कि आपकी इससे ऑब्जर्व की जाती है। अब इन्वेस्टिगेटर ने ये भी आइसोलेट किया है कि आपकी जो अफेक्टेड फिश है अगर उसको जो है ना मतलब डायग्नोस किया जाए तो आपका जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, जो एक तरीके का पुअर पर्सनल हाइजीन का इंडिकेटर होता है, वो भी क्या है कि आपका आइसोलेट किया जाता किया जा गया है। ठीक है, तो इसको ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो क्लोरमाइसिटीन का बाद ट्रीटमेंट क्या है कि आपका दिया जाता है, KMNO4 का बाद ट्रीटमेंट क्या दे दिया जाता है, जो इस डिजीज से छुटकारा पाने के लिए आपका मदद करता है। ठीक है, तो अल्सरेटिव डिजीज की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे, तो बहुत सारे वर्कर्स ने क्या है कि आपका रिपोर्ट किया अल्सरेटिव डिजीज जो आपकी कतला में क्या है कि आपकी लगती है। ठीक है, तो बायलेटरल अल्सरेशन जो है आपका ऊपर का और जो हेड है वो क्या है कि आपका ऑब्जर्व किया है कि आपका क्या गया है। ठीक है, तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो आपका एरोमनस हाइड्रोफिला है। ठीक है, और ये आपका जो है एक तरीके से किडनी लीवर स्प्लीन इन सबको क्या है कि आपका ये अफेक्ट करती है। तो ये हुआ। नेक्स्ट आपकी कोलमनर डिजीज है। तो कोलमनर डिजीज का जो कॉजेटिव एजेंट है वो फ्लेक्सीबैक्टीरिया कोलमनरेस है। ठीक है, उसके सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो व्हाइटिश और ग्रेइश पैचेस क्या है कि हेड और बैक पे क्या है कि डेवलप हो जाते हैं। इसको ट्रीट करने के लिए बाद ट्रीटमेंट दिया जाता है KMNO4 का 2 से 5 मिनट तक, या फिर क्लोरोमफेनिकोल का ट्रीटमेंट दिया जाता है, ऑक्सीटेट्रासाइलिन का दिया जाता है। तो क्लोरोमेफेनिकोल और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन क्या है कि आपकी एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक सिर्फ आपकी बैक्टीरियल डिजीजेस पे क्या है कि आपकी काम करती है। जैसे बहुत सारे टीवी शो में आपने देखा होगा जब कोरोना आया था तो एंटीबायोटिक्स का बड़ा जो है ना मतलब लोग कह रहे थे एंटीबायोटिक्स क्यों नहीं यूज कर सकते, तो एंटीबायोटिक्स सिर्फ आपकी बैक्टीरिया पे वर्क करती है, नॉट ऑन वायरस या फिर अदर डिजीजेस पे। तो सिर्फ अगर कहीं पे आपको एंटीबायोटिक्स का नाम पता हो और वहां पे ट्रीटमेंट की अगर बात आई हो तो वो आपकी बैक्टीरियल डिजीज के लिए क्या है कि आपका एप्लीकेबल क्या है कि आपका होगा। तो ये बच्चों अभी कुछ डिजीज के बारे में है, 1-2 दिन का और समय लगेगा, आपका ये चैप्टर जो है ना आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा।
तो ये क्लास क्या है कि अभी आपकी यहीं पे समाप्त होती है। ठीक है फिर बच्चों, और हाँ मैं आपको ये एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप जो है ना रिवीजन कंटिन्यू रखिएगा। अगर मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, अगर मैंने आपको पीसी थॉमस या फिर बालाचंद्रन की किताब पढ़ाई है, अगर मैं उसको बार बार रिवाइज नहीं करूंगा तो मेरे दिमाग से भी चीजें डिलीट होने लगती है। और आप ये भी मत सोचिएगा कि समय बहुत कम है। मैं बताता हूँ रियल सिचुएशन एक्सपीरियंस के रही, जब समय कम होता है तो चीजें होच पोच होने लगती हैं। और जब चीजें होच पोच होती हैं तो सारी दिमाग से बड़ी तेजी से डिलीट होती है। तो आप समय का सदुपयोग करते हुए बार बार चीजों को रिवाइज करते रहिएगा। एक ऐसा कहा जाता है ना कि आप 10 किताबों को मत पढ़िएगा, एक किताब को 10 बार पढ़िएगा तो वो अच्छा बेटर रिजल्ट देगी। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि भाई एक ही किताब पढ़िएगा, हैंडबुक पढ़ लीजिएगा, तो हैंडबुक से भला नहीं होगा। मानते हैं 40-50 क्वेश्चन आप उससे कर लोगे, आप आईसीआर के कर लोगे, लेकिन पूरे नहीं कर सकते। तो आप जो भी हमने चीजें पढ़ ली है उसको जो है ना कम से कम 5 या 6 बार रिवाइज जरूर करके जाना, तभी कुछ क्या है कि आपका भला हो सकता है। ठीक है। और जब रिवीजन करते हो तो आपका जैसे रिवीजन का रेशियो बढ़ता है, मतलब रिवीजन का एक चीज आपने सपोज पहली बार में एक घंटे में पढ़ी थी, तो दूसरी बार में वो आधे घंटे में पढ़ी जाएगी, कभी वो 15 मिनट में भी हो जाएगी, कभी वो 5 मिनट में भी हो जाएगी। क्योंकि आपको पता लग जाएगा कौन सी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सभी बच्चे जो है ना रिवीजन पे बहुत ज्यादा जोर देंगे। क्योंकि अगर आपने मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, आपने टेस्ट सीरीज भी दे दिया, आपके नंबर भी अच्छे आ गए, लेकिन टेस्ट सीरीज में नंबर अच्छे आने का की से गारंटी नहीं होती है कि आप सिलेक्ट हो ही जाओगे। सिलेक्शन की गारंटी रिवीजन देता है कि अगर आप बार बार चीजों को रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी, और जब दिमाग में सेट हो गए तो तुरंत क्वेश्चन आपको दिखेगा तो आप उसको क्लिक करोगे। तो उसका क्या है कि बच्चों सभी लोग जो है ना ध्यान रखिए, चीजों को बार बार जो है ना रिवाइज करते चले। तो ठीक है फिर बच्चों, हम आपको क्या है कि कल कंटिन्यू करते हैं क्लास।